डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 20 में आज हम दो स्पेशल टेंसेस पे बात करेंगे, जिसमें पहले पोर्शन में हम बात करते हैं अल्टरनेट टेंसर पे और जो सेकंड पोर्शन होगा उसमें हम क्रोनिकल टेंसर पे बात करेंगे। अल्टरनेट टेंसर बेसिकली आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस में ऑर्डर 3 का टेंसर है। सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के। तो देखना चाहते हैं कि अल्टरनेट टेंसर है क्या और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और इसके कंपोनेंट्स कैसे ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी ऑफ ऑर्डर 3 एंड डायमेंशंस 3। सो आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी कंसिडर कर ली, तो अगर 3 डायमेंशंस में थर्ड ऑर्डर की कोई क्वांटिटी हो या एंटिटी हो तो उसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था n पावर r का। सो n पावर r के मुताबिक हमारे पास 3 डायमेंशन स्पेस है और इसका जो ऑर्डर है वो भी 3 है। सो 3 पावर 3 मीन्स दैट 27 कंपोनेंट्स बनेंगे। तो हमने जो अल्टरनेट टेंसर कंसिडर किया इसमें इसके 27 कंपोनेंट्स होंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में। अब अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में इसके 27 कंपोनेंट्स हैं तो हम देखना चाहते हैं कि आपका कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एप्सिलॉन विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ये 1 के बराबर भी हो सकता है और ये -1 के बराबर भी हो सकता है। सो अब देखना चाहते हैं किस केस में ये 0 होगा, किस केस में ये 1 होना चाहिए, किस केस में -1 होना चाहिए। सो हम कहते हैं 0 उस केस में होगा इफ़ एनी टू ऑफ आई जे के एल आर इक्वल। मतलब अगर आप जो 3 सफिक्स यूज़ किए गए उनमें से कोई से 2 इक्वल आ जाए। आगे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से 2 हो सकते हैं। तो इस केस में ये आपके पास इसका कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और अगर आपके पास आई जे के ये साइक्लिक परम्यूटेशन में है तो ये क्या होगा, 1 आ जाएगा इफ़ आई जे एंड के आर इन साइक्लिक परम्यूटेशन। साइक्लिक परम्यूटेशन पे भी बात करते हैं। और नेगेटिव कब होगा, जैसे आप वेक्टर्स में पढ़ते हैं ऑर्डर या रोटेशन चेंज करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। इसी तरह से अगर आपके पास आई जे के एल जो है वो एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन में हो तो उस केस में ये आपके पास इक्वल टू -1 बनेगा। तो टेंसर्स वाले केस में हमने कहा आपका जो अल्टरनेट टेंसर है इसके 27 कंपोनेंट्स हैं। 27 कंपोनेंट्स में अगर आपको याद हो तो हमने जब रैंक ऑफ द टेंसर पढ़ा था तो उसमें हमने रैंक 3 को 3 डायमेंशनल स्पेस में पढ़ने के लिए उसके कंपोनेंट्स लिखे थे और हमने कहा था 3 पावर 3 के मुताबिक इसके जो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स आपके पास बनते हैं वो 27 है। आपका रिमाइंड करवाने के लिए देख लें, जिसमें आपने कहा था कि पहले वाला जो 9 कंपोनेंट्स होंगे वो 111, 112, 113 था। फिर इसी तरह से जो सेकंड 9 कंपोनेंट्स होंगे वो 211, 212, 213। फिर इसी तरह से 221, 222, 223 था। फिर इसी तरह से थर्ड जो 9th कंपोनेंट्स थे वो 300 वाली सीरीज़ थी, 311, 312, 313 और इसी तरह से अप टू सो ऑन। तो अब उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, बल्कि अगर बेहतर है कि मैं ज़रा इसको एक शॉर्ट से स्टेप में लिख लूँ। आपके जो कंपोनेंट्स आएंगे वो आपके पास कुछ ऐसे बनेंगे। एक आपके पास सीरीज़ बनेगी इसकी A111, फिर 112, फिर 113, फिर इसी तरह से 121, 122, 123, फिर 131, 132, 133। 9 कंपोनेंट्स ये हो गए आपके पास। अब फिर 9 कंपोनेंट्स लिखें।
आपने इस केस में चेंज ऐसे करना है कि ये जो आपने 100 वाली सीरीज़ लिखी हुई है इसको 200 वाली सीरीज़ में ले जाएं। तो ये आपके पास बनता था A211 212 213। फिर इसी तरह से A221 A222 A223। फिर इसी तरह से A231 A232 A233। और फिर मज़ीद 9 कंपोनेंट्स लिखें, वो आपके पास आ जाते थे 300 वाली सीरीज़ में A311 A312 A313। फिर इसी तरह से A321 A322 A323। फिर A331 A332 A333। तो ये आपके पास टोटल 27 कंपोनेंट्स आते हैं। अब ये जो हम अल्टरनेट टेंसर की बात करें, एक्चुअली हम इन्हीं 27 कंपोनेंट्स की बात करें। अगर आप इसके 27 कंपोनेंट्स देखें, इसमें से आपके कुछ कंपोनेंट्स ज़ीरो आएंगे, कुछ कंपोनेंट्स नॉन ज़ीरो आएंगे। अब ज़ीरोज़ के लिए तो बड़ा आसान सा मेथड है कि वो तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी जिसमें आपकी तीनों वैल्यूज़, तीनों सफिक्स जो हैं वो सेम आ जाएं या कोई से दो सेम आ जाएं। कहने का मतलब है इसमें तीनों सेम है, ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। इसमें 1 1 2 पहले दो सफिक्स सेम है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इसमें पहले दो सफिक्स ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसी तरह से आपने देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू ज़ीरो हो सकती हैं। अब ज़ीरोज़ के लिए कंडीशन हमने ये लगाई कि हमारे पास आई जे के या तो तीनों ज़ीरो हों या तीन में से कोई से दो ज़ीरो हों, तो वो आपका कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। और ऐसे केसेस जिसमें साइक्लिक परम्यूटेशन आ रही हो वो आंसर हमेशा 1 आएगा, और जिसमें एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन आ रही हो तो वो आंसर -1 आएगा। अब साइक्लिक परम्यूटेशन हार्डली हमारे पास सिर्फ 3 केसेस में एग्जिस्ट करेगी और एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन भी 3 केसेस में एग्जिस्ट करती है। हम लोग पहले साइक्लिक परम्यूटेशन को लिख लेते हैं, फिर एंटी साइक्लिक को लिख लेते हैं। तो उसका मतलब जब हम 6 कंपोनेंट्स को लिख लेंगे 1 और -1 की फॉर्म में, बाकी 21 कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके पास ज़ीरो हो जाएंगे। साइक्लिक परम्यूटेशन बनाने के लिए जस्ट मैं आसानी के लिए कर्व बना लेता हूँ, सर्कल। एज्यूम करें मैं इसमें क्लॉकवाइज जाना चाह रहा हूँ आई जे और के के लिए। तो आसानी के लिए मैं कहता हूँ आई की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ, जे की वैल्यू मैं 2 ले लूँ, इसकी वैल्यू 3 ले लूँ, तो मेरे पास साइक्लिक परम्यूटेशन क्या बन सकती है, 1 2 3 बन सकती है। दूसरी साइक्लिक परम्यूटेशन जो होगी वो 2 3 1 बनेगी, और जो तीसरी साइक्लिक परम्यूटेशन होगी वो 3 1 2 की। तो ये आपके पास 3 साइक्लिक परम्यूटेशंस बनती। अब ज़रा उसके बाद एंटी साइक्लिक परम्यूटेशंस में आ जाएं। एंटी साइक्लिक परम्यूटेशंस में एक बनेगी 3 2 1, एक बनेगी 2 1 3 और एक बनेगी 1 3 2। तो हम लोग स्टार्ट में कह चुके थे कि जब भी साइक्लिक परम्यूटेशन होगी तो वहाँ पे आपके पास एप्सिलॉन विद सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के जो होगा वो 1 के बराबर होगा। और जब कभी भी ये आपके पास एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन होगी तो ये आपके पास -1 के बराबर आ जाता है। ज़रा इसको लिखने की कोशिश करते हैं ये किस स्टाइल में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइक्लिक परम्यूटेशन की बात करते हैं। साइक्लिक परम्यूटेशन में हमने कहा जो पहली साइक्लिक परम्यूटेशन बनती है वो हमारे पास एप्सिलॉन विद 1 2 3 है। अगर आप इन 27 में देखें तो 1 2 3 आपका कहाँ पे आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो एप्सिलॉन विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ 1 2 3 ये इक्वल टू 1 था। फिर उसके बाद दूसरी साइक्लिक परम्यूटेशन बनती है 2 3 1। तो 2 3 1 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ 2 3 1। तीसरी साइक्लिक परम्यूटेशन बनती है 3 1 2 के लिए। 3 1 2 यहाँ पे है, तो इज इक्वल टू एप्सिलॉन विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ 3 1 2। क्योंकि ये तीनों के तीनों साइक्लिक परम्यूटेशन में है, और साइक्लिक परम्यूटेशन के बारे में हम कह के आए थे कि दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट रिज़ल्ट बन गया। जो आपकी 27 वैल्यूज़ थी उनमें हमें सिर्फ 3 ऐसी वैल्यूज़ मिली हैं
जिनमें साइक्लिक परम्यूटेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि तीनों की वैल्यूज़ जो होंगी वो 1 के बराबर आ जाएंगी। अब इसी तरह से एंटी साइक्लिक परम्यूटेशंस ढूंढते हैं ज़रा। इन 27 में से 3 वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो एंटी साइक्लिक है। वो एंटी साइक्लिक हम यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं, फिर उधर देख लेंगे। पहली एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन बनती है एप्सिलॉन 3 to 1, फिर उसके बाद इक्वल टू दूसरी बनेगी 2 1 3, और तीसरी साइक्लिक परम्यूटेशन बनती है 1 3 2, और ये तीनों के तीनों किसके बराबर हैं? -1 के बराबर है। दैट इज़ योर रिजल्ट नंबर सेकंड। अब देखें एप्सिलॉन 3 to 1 कहाँ पे आ रहा है? 3 to 1 आपके पास लास्ट वाले में आएगा, ये आ गया। फिर एप्सिलॉन 2 3 1 ये आपके पास आ जाता है, आई थिंक आई हैव रिटन समथिंग रॉन्ग, बेसिकली इट वाज 2 1 3। तो 2 1 3 आपके पास जो बनेगा वो ये आ गया एंटीसाइक्लिक में, और लास्ट वन जो है वो आपके पास 1 3 2 है, तो एप्सिलॉन 1 3 2 आपके पास ये बन रहा है। तो जो आपके 27 कंपोनेंट्स थे अल्टरनेट टेंसर के, उन 27 कंपोनेंट्स में से आपको 3 साइक्लिक परम्यूटेशन में मिले, आपने कह दिया वो इक्वल टू 0 है। उसके बाद 3 आपको एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन में मिले, आपने कहा -1 है। अब इसके अलावा जितने कंपोनेंट्स बच गए हैं वो सारे के सारे 21 इक्वल टू 0 होंगे। उसकी रीज़न क्या है? हम लोग टॉप में पढ़ के आए थे कि जब कभी भी एप्सिलॉन विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के में से कोई सी 2 वैल्यूज सेम आ जाएं तो ये इक्वल टू 0 होता है। जैसे अब फर्स्ट केस में देख लें तो ये तो तीनों ही 0 है, तो श्योर बात है 0 हो जाएगा। इसमें 1 1 सेम है, ये तब 0 है। इसमें भी 1 1 सेम है, तब 0 है। इसमें 1 to 1 में 1 और 1 लाइक आई और के जो है वो सेम है। इसी तरह से आप तमाम वैल्यूज़ को ढूंढ लें तो तमाम केसेस में आपके पास ये जो वैल्यूज़ आएंगी ये 0 आएंगी। तो यहाँ पे अल्टरनेट टेंसर को अब देखना चाहते हैं। हमने कहा था ये बेसिकली आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस में ऑर्डर 3 का टेंसर है। सो अगर ऑर्डर 3 का टेंसर है तो इसका मतलब है अल्टरनेट टेंसर को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 3 डायरेक्शन को साइंस ले लें और उसके बाद एप्सिलॉन विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के लिख दें। और यहाँ पे आपने कहा था डायरेक्शन को साइन आई वर्सेस पी हो जाता है, लेट्स से जे वर्सेस सम न्यू वेरिएबल क्यू हो जाएगा और के वर्सेस आर हो जाएगा। तो ये ऑर्डर 3 का अल्टरनेट टेंसर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो हम कह चुके हैं 27 में से 3 कंपोनेंट्स +1 थे, 3 -1 थे और 21 कंपोनेंट्स 0 थे। सो अगर इस सारी एक्सप्रेशन को मैं इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ, ये हम इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन को साइंस कुछ ऐसे कहेंगे कि ये आपके पास 9 डायरेक्शन को साइंस बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9 में से आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी, पहले हम इन टर्म्स ऑफ p लिख देंगे, फिर इन टर्म्स ऑफ q और फिर इन टर्म्स ऑफ r। सो यहाँ पे ये 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3, फिर 1 2 3। इधर फर्स्ट में आप p लगा दें, सेकंड में आपके पास q आ जाएगा और थर्ड में आपके पास r आ जाएगा। तो ये आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म में 9 वैल्यूज़ कुछ ऐसी लिखी जा सकती है। अब यहाँ पे वही साइक्लिक परम्यूटेशन जो हमने ऊपर लिखी थी वो पी क्यू आर के लिए लिख लेते हैं। सो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट के बारे में कहते हैं कि इसकी वैल्यू कब 0 होगी और कब 1 होगी या कब -1 होगी। तो हम लोग कह चुके हैं इक्वल टू ये आ जाता है 0। कब 0 होगा? अगर आपके पास पी क्यू आर इन तीनों में से कोई सी 2 वैल्यूज़ या तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल। फिर उसके बाद हमने कहा था कि ये वैल्यू इक्वल टू 1 होगी अगर आपके पास पी क्यू
आर में साइक्लिक परमुटेशन हो और ये -1 हो जाएगा जब आपके पास पी क्यू आर जो है ये एंटी साइक्लिक परमुटेशन हो। सो जब कभी भी आप लोग कोई भी अल्टरनेट टेंसर लिखेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में ऑफ ऑर्डर 3, तो उसके 27 कंपोनेंट्स में आप इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, आप इन टर्म्स ऑफ आई जे के भी लिख सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन यही होगा कि उसमें आपकी जब कभी भी साइक्लिक परम्यूटेशन आएगी तो वो आपको वैल्यू हमेशा 1 देगा, और जब कभी भी एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन आएगी तो वो वैल्यू आपको -1 मिलेगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ गया, याद रखें जब कभी भी आप किसी भी अल्टरनेट टेंसर को लेंगे तो ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर होता है। तो हम कह सकते हैं अल्टरनेट टेंसर इज सेम एज दैट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। तो यहाँ आके ये आपके पास अल्टरनेट टेंसर का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।